Hello everyone, myself CS Saurabh Mittal, Associate Director Choice Equity Broking Private Limited. So we are here again with our series on taxability of certain incomes, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसी इनकम्स के बारे में जो एक इंडिविजुअल की लाइफ में अकर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, बट उसके टैक्स कंप्लायंसेस एक इंडिविजुअल को जनरली नहीं पता होता। तो उसके रिगार्डिंग हम ऐसे टॉपिक्स को अभी डिस्कस कर रहे हैं। अपने लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ डीम्ड लेट आउट ऑफ प्रॉपर्टी की कौन से केसेस के अंदर मैं मेरी प्रॉपर्टी को डीम्ड लेट आउट कंसीडर करता हूं, और अगर ऐसा कंसीडरेशन होता है तो उस केस में मुझे क्या इनकम कंसीडर करना पड़ेगा और उसके ऊपर क्या मेरी टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसी सीरीज में हम आज डिस्कस करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नाउ दिस इज समथिंग जो हमें काफी इंडिविजुअल की लाइफ में कॉमन दिखेगा। काफी इंडिविजुअल के केस में सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी का केस आता है जब वो कोई भी फ्लैट, कोई प्रॉपर्टी, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सेल करते हैं, बट उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता कि इस केस में उनको टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे टैक्स कंप्लाई करना है। तो आज के इस डिस्कशन में हम देखेंगे कि जब भी आप कोई हाउस प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस केस में आपके ऊपर क्या टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे। सो बिफोर हम ये समझें कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, टैक्स कैसे बचा सकते हैं इन केस ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में हम क्या यहाँ पे डिस्कस क्या एग्जैक्टली कवर कर रहे हैं, क्या चीज हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल होगा। तो जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट करने वाली है वो है हाउस प्रॉपर्टी मींस एनी बिल्डिंग या फिर उसके साथ में अगर कोई लैंड जुड़ी हुई है, बिल्डिंग और उसके साथ में लैंड। इस केस में अगर खाली बिल्डिंग है तो वो हाउस प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग के साथ में अगर जमीन भी है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में है। अगर सिर्फ लैंड है, सिर्फ प्लॉट ऑफ लैंड है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में यहाँ फॉल नहीं कर रहा। तो हम सिर्फ उस हाउस प्रॉपर्टी को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे जो बिल्डिंग या बिल्डिंग के साथ में लैंड है, वो मेरा हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में यहाँ फॉल करेगा। इनकम टैक्स के अंदर ऐसी कोई भी हाउस प्रॉपर्टी को अगर मैं सेल करता हूं तो दिस इज कंसिडर्ड एज ए कैपिटल एसेट, और मुझे इस पे होने वाले किसी भी गेन या लॉस को कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस कंसिडर करना होता है। Since it is a capital asset, this will be taxable under the head income from capital gains. अब कैलकुलेशन कैसे करना है। हमें ये पता है कि मैंने हाउस प्रॉपर्टी सेल किया है, मुझे कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस हुआ है, बट उसके ऊपर टैक्स कंप्यूट करना है तो वो कैसे होगा। सो बिफोर वी गो अहेड विद द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल गेन, हमें ये समझना है कि वो कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, जिसके लिए मुझे समझना होगा कि उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, कितने टाइम से मैं उस एसेट को होल्ड कर रखा हूं, कब मैंने परचेज किया, कब मैंने सेल किया। उसके बेसिस पे मैं पीरियड ऑफ होल्डिंग कंप्यूट करता हूं और उसके बेसिस पे मुझे पता चलेगा कि ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस होगा। नाउ हमें ये पता है कि हम पीरियड ऑफ होल्डिंग यहाँ पे कंप्यूट करने वाले हैं, बट कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए जिससे कि ये क्लासिफिकेशन होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट या लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में। तो 24 मंथ्स का पीरियड यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर डिफाइन है। अगर आपकी प्रॉपर्टी, आपकी हाउस प्रॉपर्टी आपके पास लेस देन 24 मंथ्स है तो उस केस में ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। मतलब आपने प्रॉपर्टी एक्वायर की और उसके विद इन 24 मंथ्स, एक्विजिशन के विद इन 24 मंथ्स आपने सेल कर दी है, तो उस केस में दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सेल ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉस कंसिडर किया जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की है आफ्टर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, इन दैट केस दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और आपको जो भी गेन लॉस इस केस में होगा दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस। सो हमने ये देखा कि
क्या हाउस प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में फॉल करेगा, उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे कंप्यूट किया जाएगा, कैसे वो क्लासिफाई होगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के अंदर। अब हम देखते हैं कि अगर मेरा हाउस प्रॉपर्टी का सेल शॉर्ट टर्म कंसीडर होता है, उस केस में मैं टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करता हूं। पहले मुझे कैलकुलेट करना है कि उसके ऊपर गेन कैसे कंप्यूट होगा शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की सेल पे। सो बेसिकली ये फॉर्मूला रहेगा मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जहां पे मैं सबसे पहले देखूंगा कि मेरी टोटल सेल प्राइस कितनी थी, कितने अमाउंट में मैंने उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया है। उसमें अगर मैंने कोई भी एक्सपेंसेस इनकर किया है, जनरली ब्रोकरेज हम पे करते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज माय एक्सपेंसेस ऑन सेल। कितने में मैंने एक्वायर किया था, दैट विल बी माय एक्विजिशन कॉस्ट। और एक्वायर करने के बाद में अगर मैंने कोई इंप्रूवमेंट उस प्रॉपर्टी के ऊपर किया है, तो उस अमाउंट को एज ए कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मैं मेरे कैपिटल गेन में से लेस कर सकता हूं और मैं मेरा टैक्सेबल इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन कैलकुलेट कर सकता हूं। सो बेसिकली ये तीन चीजें हैं जो मुझे अवेलेबल हैं लेस करने के लिए आउट ऑफ माय टोटल सेल प्रोसीड्स, टोटल अमाउंट विच आई रिसीव बाय द सेल ऑफ दैट हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर मैंने उस प्रॉपर्टी को लेस देन 24 मंथ्स ही अपने पास रखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में भी ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ और अलग से एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिल जाएगा, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी को मोर देन 24 मंथ्स रखा है, तो उस केस में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेनिफिट मिलता है। क्योंकि आपने कोई एक्सपेंस आज से 2-3-4 साल 5 साल 10 साल पहले इनकर किया है, वो अमाउंट आज उसकी वैल्यू उतनी ही नहीं है, रेदर कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू होती है उस अमाउंट की। तो उस केस में मेरे को इंडेक्स्ड कॉस्ट का बेनिफिट मिलता है ऑफ एनी सच एक्विजिशन अमाउंट और इम्प्रूवमेंट एक्सपेंसेस। अगर मैंने कुछ भी उस प्रॉपर्टी पे किया हुआ है पिछले सालों के अंदर, उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट मेरे को इस केस में मिलेगा। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में टोटल सेल प्राइस मैं आइडेंटिफाई करूंगा, उसमें से मेरा कितना एक्विजिशन का कॉस्ट था उसको करंट डेट में मैं कैलकुलेट करूंगा थ्रू इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस साल का इंडेक्स मुझे देखना पड़ेगा जिस साल में मैंने एक्विजिशन किया था, और उसको करंट ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्सपेंसेस अगेन, कोई भी अगर करंट ईयर के अंदर मैं ब्रोकरेज या सेल से रिलेटेड कोई एक्सपेंस इनकर कर रहा हूं, तो वो मुझे लेस होगा यहाँ पे। अगर मैंने कुछ भी इंप्रूवमेंट किया है एक्विजिशन से लेके अभी तक, उस केस में मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और वो भी मैं इंडेक्स्ड अमाउंट यहाँ से लेस कर सकता हूँ। इसके बाद में जो मेरे पास कैपिटल गेन निकल के आता है, दैट विल बी माय लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ हमने पिछले केस में देखा था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में ये सब एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में मेरे पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होके आता है, बट वहां पे मुझे किसी एग्जम्पशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा था। इस केस के अंदर जब मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करता हूं, तो इनकम टैक्स मुझे कुछ अलग से बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है, दैट इज एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 सीरीज। क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि ये जो गेन निकल के आता है इसका अमाउंट बड़ा होता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ एक स्पेसिफिक सेक्शन दिए हैं, कुछ एक स्पेसिफिक बेनिफिट दिए हैं, जिसकी मदद से एक इंडिविजुअल एसएससी अपने उस टैक्स को मिनिमाइज कर सकता है ताकि गवर्नमेंट को उसको इनकम टैक्स ना पे करना पड़े। तो उन एग्जम्पशंस का बेनिफिट लेने के बाद में जो अमाउंट निकल के आएगा, दैट विल बी माय नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि जिसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। सो इन द लास्ट स्लाइड हमने देखा कि हमें कुछ एग्जम्पशन अवेलेबल है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में। अगर सेल ऑन हाउस प्रॉपर्टी पे मुझे कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ऑल्दो हम अपनी अलग से एक सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे इन कैपिटल गेन एग्जम्पशंस के बारे में जो सेक्शन 54 के अंदर फॉलो होती है, उनकी टर्म्स और कंडीशन के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे
हम उन एग्जम्पशन का बेनिफिट लेके हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले इनकम पे टैक्स को बचा सकते हैं। बट अभी के लिए हम समरी के अंदर ये देखते हैं कि कौन से सेक्शंस हैं जिसमें सेल ऑन हाउस प्रॉपर्टी के केस में होने वाले इनकम पे टैक्स को बचाया जा सकता है। सो बेसिकली इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 3 ऐसे सेक्शन हैं जब अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी सेल करने पे कुछ गेन हो रहा है तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अगर आप इन सेक्शंस की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं, इन सेक्शन में दिए गए प्रावधानों को फुलफिल करते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 54 जहां पे आप एग्जम्पशन का बेनिफिट ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग दैट अमाउंट ऑफ योर कैपिटल गेन इन सम अदर हाउस प्रॉपर्टी। कैसे मिलेगा, कितने पीरियड के अंदर हमें उस हाउस प्रॉपर्टी नई हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना है, पहले करना है, बाद में करना है, कंस्ट्रक्ट करना है या परचेज करना है, इसके लिए हम अलग से अपनी सीरीज कैपिटल गेन एग्जम्पशन के अंदर उस सेक्शन को कवर करेंगे। बट एक नई प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से हम कैपिटल गेन से एग्जम्पशन ले सकते हैं ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। सेकंड, हम ऐसे किसी गेन से एग्जम्पशन ले सकते हैं अगर हम कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने स्पेसिफाई किए हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली दीज बॉन्ड्स आर RECL एंड NHAI बॉन्ड्स जो एज ऑन डेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए हैं। अगर हम उन बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तब भी हमें सेल ऑन हाउस प्रॉपर्टी पे होने वाले कैपिटल गेन से बेनिफिट मिल सकते हैं। प्लीज नोट, ये बेनिफिट सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में अवेलेबल है, नॉट ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। थर्ड आता है जो कि एक रिसेंट प्रोविजन है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया ताकि ऐसे किसी गेन को होने से एसएससी एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट करे, वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने आप को मोटिवेट फील करे। इस पर्पज से गवर्नमेंट ने सेक्शन 54 GB को इंट्रोड्यूस किया जहां पे उस कैपिटल गेन से, उस सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी से वो इंडिविजुअल एसएससी इक्विटी शेयर परचेज करता है कुछ एक नई कंपनी के, और उस कंपनी को उस अमाउंट को जो कि उसने इन्वेस्ट किया है उस कंपनी में, उस अमाउंट को वो कंपनी नई प्लांट एंड मशीनरी परचेज करने के अंदर इन्वेस्ट करती है। इस सेक्शन को भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे अपनी सीरीज कैपिटल गेन एग्जम्पशन के अंदर। ओके, सो बेसिकली दीज आर द 3 सेक्शंस जहां पे हमें कैपिटल गेन से बेनिफिट मिल सकता है ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। इनमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि हमें इंडिविजुअली सेक्शन वाइज देखनी पड़ेगी। हमने देखा कि कैलकुलेशन कैसे करनी है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इन केस ऑफ सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। नाउ वी विल डिस्कस कि अगर मुझे कैपिटल गेन होता है एज पर कैलकुलेशन जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस की थी, तो उस केस में उस पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा। सो बेसिकली देयर आर 2 टर्म्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में जितना भी मेरा गेन निकल के आएगा दैट विल बी एडेड टू माय नॉर्मल इनकम एंड दैट विल बी टैक्सेबल एज पर दी स्लैब्स। सो अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अलावा और कोई भी इनकम नहीं है, इन दैट केस आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर 2.5 लाख रुपए तक बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद में आगे जो स्लैब रेट्स हैं 5%, 20%, 30%, या अगर आप न्यू रीजन में हैं तो 5, 10, 50, उसके अकॉर्डिंग आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को टैक्सेबल कर सकते हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ऑन सेल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, उस केस में आपका जितना भी गेन निकल के आएगा आफ्टर एग्जम्पशन, आफ्टर इंडेक्सेशन, सब कैलकुलेशन करने के बाद में जितना नेट कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा दैट विल बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 20% फ्लैट। So flat rate of 20% will be levied on that long term capital gain irrespective of the fact कि आपकी और कोई भी इनकम नहीं है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कैसे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को कैलकुलेट करेंगे। हमने पिछली स्लाइड में देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए हम ब्रोकरेज जैसे एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, हम इंडेक्सेशन के बाद
कैलकुलेटेड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट को लेस करते हैं। तो एक एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। सो बेसिकली एक एग्जांपल हमने लिया है जिसमें एसएससी ने जनवरी 2021 के अंदर 50 लाख रुपीस में एक हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया है, जो कि उसने एक्वायर की थी 2015 के अंदर फॉर रुपीज 30 लाख। सो वी कैन वेरी क्लियरली सी कि पीरियड ऑफ होल्डिंग इस केस के अंदर मोर देन 24 मंथ्स है। 6 साल तक एसएससी ने उस एसेट को होल्ड किया है और 6 साल बाद में उस हाउस प्रॉपर्टी को सेल किया है। अपार्ट फ्रॉम 30 lakhs ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एसएससी ने 2 लाख रुपए इंप्रूवमेंट के ऊपर भी इनकर किया है और 0.5% ऑफ द सेल अमाउंट उसने एज अ ब्रोकरेज इनकर किया है। मतलब 50 लाख के अमाउंट पे 0.5% दैट विल कम अराउंड रुपीज 25,000 उसने एज अ ब्रोकरेज इनकर किया है। सो हमारे पास में एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर और सेल है 25,000 रुपीज, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 30 लाख रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है 2 लाख रुपीज। तो इसके बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। द थिंग टू बी नोटेड हियर इज ये 30 लैक्स मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, बट वी नीड टू कैलकुलेट इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। हमें इससे इंडेक्सेशन बेनिफिट देना पड़ेगा और इस 2 लाख रुपीज के केस में भी मुझे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये मैंने इनकर किया है जनवरी 2016 में एंड आई हैव सोल्ड दैट एसेट इन जनवरी 2021, सो आई विल गेट द इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ऑल्सो। आगे क्वेश्चन की कंडीशन है, मिस्टर ए जो एसएससी है, ही फॉल्स इन द मैक्सिमम स्लैब रेट ऑफ 30%, बट हमने अभी देखा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में फ्लैट रेट ऑफ 20% इज एप्लीकेबल, तो स्लैब रेट का यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होगा। जो भी मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा दैट विल बी टैक्सेबल एट अ फ्लैट रेट ऑफ 20%। So let us see the figures. So basically 50 lakh is my total sale price, 25,000 is my cost of acquisition. So net amount which I receive is 49,75,000 by sale of this asset, out of which my cost of acquisition, which was 30 lakh rupees, if I use the benefit of indexation, that is I multiply that figure with the index of financial year 2020-21 and divide it by the index of financial year 2014-15, because the property was purchased in 2014-15, then my total amount will be 62,500। अगेन सेम चीज मैं करूंगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट के लिए, जो कि मेरा अमाउंट था 2 लाख रुपीज। आफ्टर इंडेक्सेशन इट विल कम अराउंड 2,37,008 रुपीज। So if I subtract all these amounts from my amount of sale, then the net long-term capital gain, gross long-term capital gain in this case will be 9,75,492. Again, there was no information related to exemption in this case, so हम ये पूरा का पूरा कैपिटल गेन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं एसएससी के हैंड्स में। अगर कुछ एग्जम्पशन का बेनिफिट एसएससी लेना चाहता है, then it will also get subtracted from this amount and then the net amount will be taxable as a capital gain. Now this 9,75,492 will be taxable at the rate of 20%। 20% टैक्स मुझे इस पे पे करना पड़ेगा, that is 1,95,098 रुपीज, जो कि एसएससी को यहाँ पे पे करना है on sale of house property. So this is basically the example of gain on sale of house property. I hope you understand this example and you will be able to calculate any such gain in case you sell such house property. So that's all in our today's video. Hope you like this video. Please press the like button, share and subscribe this channel. Thank you.